तो हेलो बच्चों, कैसे लोग। तो उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सबसे बिल्कुल आसान भाषा में क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री, क्या इतिहास। इसको आप लोग जानते होंगे, ये वास्को डी गामा है, ठीक है, जो भारत के खोज किए थे, ठीक है। चलो, तो आज हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, ठीक है, और पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को सारा समझ में आए, ठीक है। तो देखो, आज अध्याय 2 के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अध्याय 2, जिसका नाम क्या है? राजा, किसान और नगर, ठीक है। राजा, किसान और नगर, ठीक है। इसके परिचय जानेंगे, इसका पूरा आज जान लेंगे, फिर कल ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और देख भी सकते हैं। देखने से ज़्यादा सुनिए या पढ़ लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसके परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो इस अध्याय में हम मौर्य वंश और गुप्त वंश के सभी शासकों के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस अध्याय में हमें यह जानकारी मिलती है कि किस प्रकार इतिहास को लोगों के सामने लाया जाता है। तो इस अध्याय में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि मौर्य वंश और गुप्त वंश के सभी शासकों के बारे में जानेंगे, और हम जानकारी मिलती है किस प्रकार प्राचीन इतिहास के लोगों को सामने लाया गया। साथ ही हमें यह भी जानना है कि अभिलेखों के माध्यम किस प्रकार से इतिहास का पढ़ने में मदद मिली। हड़प्पा सभ्यता के काल 2500 बीसी से 1700 बीसी तक का है। इसके बाद का काल ऋग्वैदिक काल है, जिसका कालक्रम 1500 बीसी से 1000 बीसी है, जिसका काल 4 वेद रचना हुई है। आप लोगों से पूछा जाएगा वेद कितने हैं, तो आप लोग आंसर दीजिएगा 4। वेद की संख्या 4, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आते हैं, ये सब वेद है, ठीक है। और वेदांग कितने हैं? 6 वेदांगों की संख्या 6 है, ठीक है। चलिए, तो ये क्या बोल रहा है? ऋग्वैदिक काल में जिसका कालक्रम 1500 बीसी से 1000 बीसी। ऋग्वेद का कालक्रम कितना है? 1500 बीसी से कितना है? 1000 बीसी तक है, बीसी तक, ठीक है। 1500 बीसी से 1000 बीसी तक ऋग्वैदिक काल का है, ठीक है, जिसका 4 वेद की रचना है, जिसमें प्राचीन वेद ऋग्वेद की रचना है। पुनः उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी में इसके बाद 600 बीसी से बौद्ध जैन धर्म संबंधित धार्मिक आंदोलन, और कुछ समय के बाद 16वीं महाजनपद का उदय हुआ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, साहित्य स्रोत होते पुरातात्विक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद करने वाला है, ठीक है। तो चलिए आगे। उपनिषद की संख्या कितनी है? ये भाई ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछता है, ठीक है, तो इसको आप लोग रट्टा मार लीजिए, ठीक है। उपनिषद की संख्या 108। कितने? उपनिषद की संख्या 108 हो जाएगा, ठीक है। वेद की संख्या 4, वेदांग 6, हम बोले ना। और वेदांग पूछता है कि कौन कौन है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त। इसका क्या, इसका ये भी पूछता है कि इसके रचनाकार कौन है? रचनाकार, ठीक है, तो वो भी याद कर लीजिएगा। पुराणों की संख्या 18 है। और जैन साहित्य का क्या है? जैन साहित्य का आमन कहा जाता है, जिसके 12 अंग व 10 प्रकीर्णन 14 वर्ष में आते हैं, ठीक है। वृद्ध साहित्य, त्रिपट, दिवंश, महाकाव्य, उत्तर निवास, टिपेश, की समिष्टि, ठीक है, और भी आगे है। तो महाकाव्य में क्या है कि देखो, ये महाकाव्य है, ठीक है, ये महाकाव्य। और इसमें क्या है? एक रामायण है, ठीक है, और एक क्या है? महाभारत है। और इसमें लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ है, और अर्थशास्त्र का चाणक्य, आंतरिक और क्या है? अंतर्गत कल्याण, मुद्रारक्ष का विस्मरण किसमें? ऐतिहासिक ग्रंथ में, ठीक है, किसमें? ऐतिहासिक ग्रंथ में। तो इस पूरा को आप लोग पढ़ लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो, ठीक है, इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिलेख बोल रहा क्या है? अभिलेख,
तो अभिलेख क्या है? आप लोगों को पता है कि अभिलेख पत्थर, धातु आदि जगहों पर उसके गए पठन सामग्री को कहा जाता है। इसके प्राचीन काल में हो रहे मुख्य रूप से शासकों राज्य के आदेश पर होता था। प्राचीन अभिलेखों के अभिलेख यह सोने, चांदी, पीतल, तांबे आदि पर लिखे जाते थे। इतिहास के कालखंडों में जानकारी मिलती है इसकी। आप जानेंगे क्या पुरातात्विक स्रोत इसके बारे में, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत शिलालेख में, अभिलेख में, गुहालेख में, मुद्रक में, सारक्ष में, मूर्तियाँ में और चित्रकला में। अगर इतना तक वीडियो देख लियो ना तो और थोड़ा सा देख लो, ताकि अंत तक जरूर देखना है, ठीक है। और स्किप नहीं करना, भगा कर नहीं, दुगुना करके देख लो लेकिन भगा कर नहीं, ठीक है। तो चलो आगे क्या कि विदेशी यात्री मेगास्थनीज क्या था? विदेशी यात्री जो भारत आए थे, ठीक है। अलमरुद्दी अध्याय स्रोत इसके कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज के इंडिका, मौर्यकाल इतिहास जानकारी पूछेगा। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका, ये जो यहाँ पर है ना, इंडिका नाम से पुस्तक, देखो एक ये ग्रंथ था, ठीक है, बुक था। इसका जो इंडिका है मेगास्थनीज ने लिखा था। ये क्या था? विदेशी यात्री, ठीक है, विदेश के रहने वाले थे। इन्होंने एक क्या लिखे? पुस्तक लिखे, ठीक है, पुस्तक लिखे जो बहुत ही अच्छा पुस्तक था, इंडिका पुस्तक जिसका नाम है, देखो ये पुस्तक है इंडिका पुस्तक, ठीक है, इंडिका पुस्तक, ठीक है। इसके लेखक पूछते तो मेगास्थनीज होगा जाएगा, ठीक है। कालिदास के रघुवंश हम पूछते हैं, सुदर्क मुद्रा कट्टिम और क्या इतिहास लेखन और अभिलेख का महत्व। वैदिक काल के पश्चात खासकर मौर्य काल से स्वरूप काल तक इतिहास के लेखक अभिलेखों में महत्वपूर्ण स्थान है। अभिलेख उसे कहा जाता है जो पाषाण धातु मिट्टी के बर्तन पर खुदे होते हैं। मौर्य काल शासक भारत के विभिन्न भागों में स्तंभों विशाल खुदावारे सम्राट अशोक के है, ठीक है। आगे बढ़ते, ठीक है। इन्हीं अभिलेखों द्वारा हम सम्राट के धम्मा प्रचार, ठीक है, धम्मा प्रचार के बारे में भी जानते हैं, ठीक है। धम्मा प्रचार और उसके क्या मानवता की सेवा और विचारधारा भली भांति समझते हैं, ताकि लेखों अभिलेखों आधार पर ही दी। भांडकर ने अशोक के संपूर्ण इतिहास लिखने का प्रयास किया। इतिहास लेखन अभिलेखों का महत्व। इतिहास आरंभिक अध्याय के अभिलेख शास्त्र का कहा जाता है। 1886 ईस्वी में भारत में पुरातात्विक विभाग के अभिलेख अध्ययन की शाखा की स्थापना हुई। भारत सरकार में सबसे पहले एपिग्राफिस्ट जर्मन विद्वान हेल्जेंस थे। सम्राट अशोक का अभिलेख ब्राही लिपि आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। ब्राही लिपि शाहबाजी और मानसेंजी से मिले हैं जो पश्चिम पाकिस्तान में मौजूद है, जबकि खरोष्टी लिपि अभिलेख अफगानिस्तान में मिलते हैं। 1750 ईस्वी में थोरफिरस महोदय ने सबसे पहले दिल्ली अशोक के स्तंभ पर लगाया। 1837 में जेम्स प्रिंसेस जो थे, 1837 में जेम्स प्रिंसेस ने अशोक के अभिलेखों पर पढ़ने की सफलता पाई। अशोक के तीसरे अभिलेखों को अशोक की प्रियदर्शी कहा जाता है, जबकि अशोक ने अन्य नाम देवप्रिय और राजा के भी प्रमाण मिले। अशोक ने अभिलेखों का माध्यम से पता चलता है कि भारत का शासन था। अभिलेख इतिहास द्वारा खोलते हैं, ठीक है, अभिलेख इतिहास द्वारा खोलते हैं। खरवली या हाथी गुफा अभिलेख, यह कलिंग राजा के खरवला का अभिलेख है। यह उड़ीसा में स्थित है। यह ब्राही लिपि में इसके कलिंग शासक खरवेला राजनीतिक उपलब्ध का वर्णन करता है। इस कलिंग शासन द्वारा क्या है? खरवेला और खारवेल की राजधानी उपलब्धि का वर्णन है। इसमें कलिंग के शासक खरवेला के लोकवंश का वर्णन किया गया और मध्यम भी जीत लिया गया। और इतना तक तुमने वीडियो देख लिया, थोड़ा सा और देख लो ताकि आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाए, ठीक है।
अगर नहीं समझ आए तो कमेंट करिएगा, हम आपको उसका आंसर ज़रूर देंगे, रिप्लाई। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नागिर कर्नाटक घा घोपा अभिलेख, इसमें सातवाहन के वंश के प्रमाण मिले हैं। यह पूर्णा के नाघाट से मिल है। यह बराही लिपि में है। सातवाहन शासक शतकृष्ण प्रथम की पत्नी नागिन। विभिन्न ज्ञानों का वर्णन है। सतकालीन राजनीतिक धर्मों और स्थिति का पता चलता है। रुद्रात्मक और रुद्रावक्ष से भी पता चलता है। देखिए आगे क्या है, इधर पढ़ा दिए। हाँ, इधर हो गया इतिहास के अभिलेखों का महत्व नहीं हुआ, ठीक है। इतिहास के लेखन में अभिलेख का महत्व, इसका आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। पढ़ा देते हैं। इतिहास लेखन में अभिलेखों का महत्व, यानी वैदिक काल जो होता है ना, वैदिक काल के पश्चात खासकर मौर्य काल के पूर्व मध्यकाल तक इतिहास लेखन अभिलेखों का महत्व स्थान है। अभिलेखों उसका कहा जाता है जो प्राचीन धातु मिट्टी और बर्तन के होते। मौर्यकालीन शासक अशोक भारत के स्तंभों पर स्थित थे और सम्राट अशोक के, अरे भाई ये तो पढ़ा दिया हो तो याद भी नहीं रहता है, जो इधर से पढ़ा हुआ तीन के अभिलेखों द्वारा कहा जाता है। चलिए आगे पढ़ते। समुद्रगुप्त का क्या है? समुद्रगुप्त का प्रयास प्राशिष्टि अभिलेख, ठीक है। समुद्रगुप्त यानी ये समुद्रगुप्त के बारे में अभी पढ़ेंगे हम लोग। समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त के अभिलेख, यह बराही लिपि का, यानी यह बराही लिपि है, ठीक है। यह बराही लिपि का अभिलेख है। यह अभिलेख कोलाम्स्ट्री मिला है, जिसके बाद में इलाहाबाद से लाया गया। इसकी भाषा संस्कृत है। कुल पंक्तियाँ 33 है। इसकी कुल पंक्तियाँ कितनी है? 33 है। इसकी कुल पंक्तियाँ आपसे पूछेगा कितनी है, बता दीजिएगा। 33 है। और इसमें समुद्रगुप्त के जीवन का चरित्र, यानी जीवन का चरित्र और उपलब्धि का वर्णन है, यानी जीवन के चरित्र और उपलब्धि का वर्णन है, ठीक है। संकल गुप्त या जुनून अभिलेख, ठीक है। संकल गुप्त या जुनून अभिलेख क्या है तो ये पूछेगा। तो यह गुजरात के झुंडकाट से मिला है। इसमें सूरदर्शन झील के पुनर्निर्माण की जानकारी मिलती है। मौर्य काल का स्तंभ लघु लेख है, ठीक है। तो इसका मौर्य काल के सबसे संस्कृति, देखिए इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत लंबा हो जाएगा, लीजिए। इस प्रकार से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका भी ले लीजिए, ठीक है। इसका भी ले लीजिए एक बार। ये क्या है हम बता देते हैं। देखो, अपने देश में महाजनपद थे, ठीक है। इसमें 16 महाजनपद थे, ठीक है। 16 महाजनपद थे, याद रखिएगा। पूछेगा महाजनपद की संख्या 16। देखिए 1 से 16 तक इसका कालक्रम दिया है। महाजनपद के नाम काशी, कौशल, अंग था, मगध था, ये सब महाजनपद था, ठीक है। इसकी राजधानी भी दिया गया और वर्तमान स्थल, मतलब वर्तमान में कहाँ था, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग लीजिए। चलिए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाजनपद से आप क्या समझते हैं? पूछेगा ना महाजनपद क्या है। महाजनपद से आप क्या समझते हैं या महाजनपद किसे कहते हैं? उत्तर वैदिक काल में जिन क्षत्रिय राज्यों में उदय की प्रक्रिया आरंभ हुई वह 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आते हुए बड़े राज्यों में बदल गई है। बौद्ध या अंगुष्ठिक निकाय के अनुसार ज्ञात होता है कि महात्मा बुद्ध के कुछ वर्ष समाप्त उत्तरी भारत में कुछ राज्यों में विभाजित है। इसमें शक्तिशाली मगध महाजनपद था, ठीक है। महाजनपद का शासक व्यवस्था राजतंत्र, गणतंत्र, कुलतंत्र था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। महाजनपद में गणतंत्रात्मक शासक का मत। महाजनपद काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गणतंत्रक स्थान संघ का विदेश महत्व, जो राजतंत्र के विपरीत कुल क्षेत्र या सामूहिक शासन प्रणाली में आधारित था। और वैशाली लिस्मी मूल्य में गणराज्य में राजा थे। वंशगणत न होकर संघ में सदस्य के द्वारा
मतलब द्वारा निर्वाचित होते तो यह पुनर्निर्माण के मतदान करते थे, ठीक है। और इसका आप लोग देखिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिस्मार्क का, अजातशत्रु का, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में, याद कर लीजिएगा। इसका भी एक बार ले लीजिए। चलिए आगे क्या है, आगे हम कल ऑब्जेक्टिव करा देंगे, तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। इसका भी एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए इसका भी ले सकते हैं, ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका भी ले लीजिए, लिख लीजिएगा, वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ से इसका भी ले लीजिए एक बार। चलिए अभी इसका ले लीजिए एक बार, कनिष्ठ का जो था ये सब। चलिए देख लीजिए, यही है हमारा नोट्स PDF। तो अब देखिए अगले वीडियो में हम क्या जानेंगे, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जो यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप, ये सब ऑब्जेक्टिव करा देंगे इस चैप्टर का। तो आप लोग लिख लीजिएगा, तैयार रहिएगा वीडियो देखने के लिए, ठीक है। ये पूरा ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे आप लोगों को। और ये नीचे है, ये सब लिखना है, तो अभी लिख लीजिए। चलिए डाइंड हो जाएगा नीचे, ठीक है। यहाँ पर यहाँ डाइंड लिखा हुआ है, ठीक है। चलो जब तक इधर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और पढ़ना होगा तो पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव अगले वीडियो में करवा देंगे, ठीक है। यहाँ से शॉर्ट वन लाइनर क्वेश्चन है ये, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका भी ले लीजिए। चलिए इसका भी ले लीजिए एक बार, इतिहास का भी लिखो, फिर ले लीजिए, 2-4 और लिख लीजिए, ठीक है। और लिख भी सकते, वीडियो को रोक रोक करके मैं आगे बढ़ाता हूँ धीरे धीरे स्थिर से। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी में लिख सकते हैं, परीक्षा के टाइम में बहुत ही काम आएगा। तो न्याय व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था सब पूछा जाता है। अशोक के अभिलेखों का क्या महत्व है, ये भी पूछा जाएगा 5 नंबर में। ये देखिए, ये चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन उपलब्धि की विवेचना कर, ये बहुत ही पूछा जाता है, तो उसको लिख लीजिएगा ये सब। और क्या है, पदाधिकारी है, मंत्री परिषद है, ठीक है। भौगोलिक कारण भी है, और प्रतिवाद, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक स्थिति सभी लिखा हुआ है। चित्रकला और ये कनिष्ठम का जीवन उपलब्धि भी है, तो ये सब भी लिख लीजिएगा। चलिए, और लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, इस साल का ही है, हर साल मिलता है ये बिस्मार्क। और यहाँ से द एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कमेंट करिएगा और बताइएगा आपको कैसा वीडियो लगा, ताकि हम अगले वीडियो भी इसी टॉपिक सब पर बना कर लाए। और आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इसी प्रकार से हम वीडियो बनाएं। और मेरे मोटिवेशन के लिए एक सब्सक्राइब करिएगा। और लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद आपका। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। और जब तक के लिए वो ऑब्जेक्टिव का वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट करिए। और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। कमेंट जहाँ करिएगा वहाँ एक लिंक दिखेगा, वहीं दबाइएगा तो दूसरा वीडियो चलेगा।